हेलो दोस्तों, नमस्कार। 12 नवंबर 1996 शाम लगभग 6:30 बजे नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी का एक विमान 312 पैसेंजर के साथ उड़ान भरता है, जिसमें 231 पैसेंजर भारतीय थे जो कि सऊदी अरब जा रहे थे काम ढूंढने के लिए, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकें। दूसरी तरफ कजाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक विमान कजाकिस्तान से दिल्ली के लिए आ रहा है। उसमें कुछ व्यापारी हैं। इस समय दोनों प्लेन को दिल्ली के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा गाइड किया जा रहा है। उड़ान भरने के कुछ समय बाद सऊदी विमान एटीसी से 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की अनुमति मांगता है। एटीसी से अनुमति मिलते ही सऊदी अरब का विमान अपनी हाइट पर चला जाता है। अब एटीसी कजाक प्लेन को कांटेक्ट करता है, उसे 15,000 फीट की ऊंचाई मेंटेन रखने को कहता है, क्योंकि उसके नीचे एक विमान 14,000 फीट पर उड़ रहा है। दरअसल ये रूल है कि जब दो विमान एक ही रूट पर हों तो 1,000 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है। इधर एटीसी अपने स्क्रीन पर दोनों विमान पर डॉट्स के रूप में नज़र बनाए हुए है। दोनों डॉट्स धीरे धीरे पास आते हैं और फिर अचानक से एक दूसरे में फ्यूज होकर गायब हो जाते हैं। एटीसी समझ गया कि दोनों प्लेन के साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। ये विमान उस समय दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी नामक शहर के ऊपर थे। वहाँ के लोगों ने साफ आसमान में बिजली चमकते हुए देखा। इसके पहले कि कुछ समझ पाते, आसमान से जहाज के टुकड़े और मांस के लोथड़े गिरने लगे। दोनों विमान एक दूसरे में क्रैश कर चुके थे। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि इनका मलबा लगभग 7 किलोमीटर तक बिखरा हुआ था। इस प्रकार के विमान क्रैश की अपने आप में पहली घटना थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बारी थी इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाए जाने की, लेकिन सही जानकारी ब्लैक बॉक्स से ही पता लग सकती थी। दोनों ब्लैक बॉक्स दूसरे दिन मिल जाते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जांच में सामने आया कि कजाक विमान 15,000 फीट की जगह पर 14,000 फीट की रेंज में आ गया था, जिसके कारण दोनों विमान टकरा गए। लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक आखिर कैसे हो गई? बारीकी से जांच किया गया तो पता चला कि कई छोटी छोटी मिस्टेक हुई थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। जैसे जो कजाक पायलट थे, उनको एटीसी जो भी कमांड देता था उस पर वह सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको इंग्लिश लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। उनका रेडियो ऑपरेटर लैंग्वेज ट्रांसलेट करके उन्हें बता रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी एटीसी और पायलट के बीच में। कई बार तो वे ध्यान भी नहीं दे रहे थे, उन्हें लगता था किसी और विमान को गाइड किया जा रहा है। सेकंड है एयर कॉरिडोर। इस दुर्घटना के पहले तक लगभग 90 के दशक में आने और जाने के लिए एक ही एयर कॉरिडोर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें दुर्घटना के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। और थर्ड, सेकेंडरी रडार उस समय इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसलिए एटीसी को पायलट की बताई लोकेशन और हाइट पर ही विश्वास करना पड़ता था। इन सभी गलतियों से अब सीख मिली और इन कमियों को दूर किया जाने लगा। सबसे पहले एयर कॉरिडोर को अलग अलग किया गया आने और जाने के लिए। इसके बाद सेकेंडरी रडार का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी हेल्प से अब एटीसी भी दो विमानों के बीच की दूरी को देख सकते थे और यदि कोई मिस्टेक होती तो यहाँ से वे गाइड कर सकते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने एक और रूल बनाया कि जो भी विमान 30+ सीटर होगा वो अब TCAS के साथ उड़ेगा। TCAS एक ऐसा सिस्टम है जो विमान में अलार्म बजा देता है अगर दो विमान 1000 फीट के कम वर्टिकल डिस्टेंस में आए, और ये यह भी बताता है कि किस दिशा में जाने पर यह डिस्टेंस मेंटेन होगी। एक और प्रॉब्लम हुई थी लैंग्वेज को लेकर। इसके लिए अब पूरे विश्व में इंग्लिश लैंग्वेज को कंपल्सरी कर दिया गया जो भी पायलट अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए जाता है, ताकि अब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इन सभी बदलाव के बाद रिजल्ट पॉजिटिव रहा।
इसके बाद आज तक कोई भी 2 विमान हवा में कोलैप्स नहीं हुए। इस दुर्घटना से प्रभावित परिजनों के लिए हमारी टीम संवेदना प्रकट करती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।